तो आखिरी टॉपिक बचा था, दैट इज साइटोस्केलेटन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम हम्म, वो डिस्कस करेंगे, सेल साइकिल ना। तो पहले सेल कंप्लीट कर लेते हैं। साइटोस्केलेटन रह गया था मैं समझने वाला। हम्म मैंने आपको 60 क्रोमोसोम बता दिया था ना। तो 60 क्रोमोसोम हो सैटेलाइट गया था होगा ना। पार्ट। हाँ, सैटेलाइट क्रोमोसोम हो गया था ना। हाँ जी सर। ओके, साइटोस्केलेटन रह गया था सपोज। यस सर। ओके, तो साइटोस्केलेटन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, हमें सपोर्ट देता है ना, और हमारे लोकोमोशन में हेल्प करता है। हमारे मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प करता है, सपोर्ट देता है। वैसे सेल का भी साइटोस्केलेटन होता है, जो उसके लोकोमोशन में और मूवमेंट में और सर आपकी आवाज़ उसको ब्रेक हो सपोर्ट रही है देता बहुत है। ज़्यादा। आवाज ब्रेक हो रही है? सबको हो रही है? सर आवाज भी ब्रेक हो रही है, आपकी तो स्क्रीन नहीं आ रही, मेरे में सिर्फ आपकी फोटो आ रही अच्छा, सबके साथ ऐसा हो रहा सर इधर तो ठीक है। सर ठीक है? है। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। है। हाँ जी सर, अब हो गई अच्छा, फिर क्लियर। एक, हाँ तो आप एक काम कीजिए, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। वो बीच बीच में हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू हो, कोई बात नहीं। कुछ भी अगर इन केस नहीं समझ में आता है, कुछ भी डाउट रह जाता है, तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको वापस से बता दूंगा। ठीक। तो आई सपोज नाउ आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी, तो शैल आई कंटिन्यू? यस सर। यस सर। ओके। यस ओके फाइन, ठीक है। माइक बंद कर लीजिए। तो साइटोस्केलेटन की मैं बात कर रहा था, तो बहुत सिंपल सा, जैसे हमें हमारा एंडोस्केलेटन है, हड्डियां हैं, हमारा कार्टिलेज है, हमें सपोर्ट देता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो जो बॉडी का भी जो सेल का भी साइटोस्केलेटन है, वो सपोर्ट देता है। सपोर्ट क्या देता है उसको? लोकोमोशन मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब साइटोस्केलेटन में हमारे पास तीन चीजें हैं, जैसे कि ये पहली चीज, पहला जो आता है दैट इज माइक्रोफिलामेंट। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इट्स माइक्रो, स्मॉल फिलामेंट स्ट्रक्चर। अब माइक्रोफिलामेंट में कौन आता है? आपका एक्टिन और मायोसिन। अब जब जब हम 11th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट हम सेल में पढ़ा रहे होते हैं, सेल साइकिल में। और एक्टिन मायोसिन मायोसिन का स्ट्रक्चर आता है जाके मस्कुलर वाले चैप्टर में। लेकिन आपने तो सारा पढ़ा ही हुआ है, तो आपको आइडिया है कि एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, कैसे एक्टिन मायोसिन से बाइंड करता है, कैसे क्रॉस ब्रिजिंग होती है, कैसी सारी चीजें होती हैं, कैसे किस तरीके से एक्टिन मायोसिन स्लाइड करता है। तो बस वही आपके माइक्रोफिलामेंट्स हैं। तो आप देख सकते हो कि जो एक्टिन है, मायोसिन है, इसी के फिलामेंट्स को हम बोलते हैं द माइक्रोफिलामेंट्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये माइक्रोफिलामेंट्स जो है, ये लेट से सिर्फ मस्कुलर सेल में हो। ये एक नॉर्मल सेल में भी पाए जाते हैं। नॉर्मल सेल में इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं, डब्ल्यूबीसी के डायपेटेसिस की बात करूं। आई सपोज आपको डायपेटेसिस पता है, सब लोगों को। आप लोग डायपेटेसिस जानते हैं? GIPEGESIS, डायपेटेसिस। नो सर। नो सर। अच्छा, अरे बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको टर्म नहीं पता, लेकिन आपको मैकेनिज्म पता होगा। आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी जो है ना, वो कैपिलरी से ऐसे स्क्वीज कर जाते हैं। ठीक है, ये तो पता है ना कि डब्ल्यूबीसी ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। यस सर, यस सर, और यस सर, ये हाँ, फेगोसाइटस उसको बोलते हैं, डायपेटिस। अब ये मूवमेंट पता है कैसा होता है? ये मूवमेंट बड़ा सिंपल सा होता है। आपने कभी किसी चूहे या बिल्ली को देखना, ठीक है, कि वो थोड़ी सी जगह होती है ना, वहां से अपनी बॉडी को ऐसे सिकुड़ के कॉन्ट्रैक्ट करके, फिर ऐसे रिलैक्स करके, ऐसे छोटे से छेद में से भी ऐसे निकल जाते हैं, अपनी बॉडी को ऐसे सिकुड़ के, है ना। तो वो वैसे ही जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, अपनी अपने सेल को ऐसे सिकुड़ कर, पहले अंदर मोड़ के एक पार्ट बाहर निकालते हैं, फिर दूसरा पार्ट मोड़ के बाहर निकालते हैं। जो पार्ट निकलता रहता है वो रिलैक्स होता रहता है, जो पार्ट निकल रहा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। तो ये जो मूवमेंट है, इसको हम डायबिटीज बोलते हैं। और ये इस तरीके का मूवमेंट डब्ल्यूबीसी शो करते हैं, मैक्रोफेजेस शो करते हैं, कई सेल शो करते हैं, अमीबा भी शो करता है उसका सोडियो पोर्टल मूवमेंट्स। अब ये सारे मूवमेंट्स एक्टिन मायोसिन ही तो कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो है, फिलामेंट्स हैं, एक्टिन मायोसिन, माइक्रोफिलामेंट्स, यही फिलामेंट्स है जो इन सब चीजों में हेल्प कर रहे हैं।
तो अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि सेल जहां पर अपने सिकुड़ना मुड़ना कॉन्ट्रेक्टाइल मूवमेंट कर रहा है, उस सबके लिए माइक्रोफिलामेंट रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिन और मायोसिन। अब आप सोचिए ये मूवमेंट और कहाँ जरूरी है। अब आप वो वाला पार्ट इमेजिन करो जब सेल अपना साइटोकाइनेसिस करता है, स्पेसिफिकली एनिमल सेल। अब एनिमल सेल की ही मेनली प्रॉपर्टी यही है, ठीक है ना, माइक्रोफिलामेंट। तो अब एनिमल सेल जब अपना साइटोकाइनेसिस करता है, पता है आपको, ऐसे स्क्वीज होता है ना, एक ग्रुप बनाता है बीचों बीच, और फिर वहीं पर से ग्रुप जब लास्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल कहते हैं कि फोर्स लगती है, और वो बीच में पहुंच जाता है, और अल्टीमेटली वो अंदर से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल हो रहा है, उसमें भी आपके कौन काम कर रहे हैं, माइक्रो फिलामेंट्स काम कर रहे हैं। तो सिंपल सा है, अमीबा का सूडोपोडिया मूवमेंट हो गया, या एंडोसाइटोसिस हो गया, या एक्सोसाइटोसिस हो गया। भाई वो तो मूवमेंट है ना, कि वही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट ही है, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस हो गया, एक्सोसाइटोसिस हो गया, सूडोपोडिया का मूवमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो गया, या WBC का डायपेडेसिस हो गया। ये जितनी मुड़ने तोड़ने वाली मूवमेंट है, ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है माइक्रो फिलामेंट्स। माइक्रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे छोटे होते हैं डायमीटर में, दैट इज अराउंड 7 नैनोमीटर। फिर इसके बाद आते हैं आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इंटरमीडिएट डायमीटर के होते हैं, 10 नैनोमीटर, ठीक है ना, इसलिए इनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है ना, कि माइक्रो फिलामेंट से बड़े होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल से छोटे होते हैं, तो बीच में कहीं पे तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये बेसिकली केराटिन लाइक प्रोटीन्स होते हैं। ये जैसे केराटिन होता है वैसा ये प्रोटीन होता है, ये पॉलीमराइज करते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को कोई पूछता है कि क्या फंक्शन होता है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि सेल टू सेल जो जंक्शंस हैं, जैसे कि डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, ये जो सेल सेल जंक्शंस होती हैं, स्पेसिफिकली एडहेरिंग जंक्शंस, वहां पर इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स हैं वो काम करते हैं। और ये अगर बात की जाए तो जो कैंसर सेल्स होते हैं, कौन से वाले, जो मेटास्टासिस शो करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, स्पेसिफिकली उनके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वीक हो जाते हैं, इसलिए वो टूट टूट के बिखर बिखर के दूसरी दूसरी जगह क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का आप सिंपल फंक्शन याद रखिए कि इनका काम क्या है, सेल टू सेल जंक्शन मेंटेन करना। आखिर में हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और यही हम हमें डिटेल में पढ़ने हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स के इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर अल्फा और बीटा नाम के 2 सब यूनिट्स होते हैं, जो एक हेलिकल फॉर्म में क्या जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अब ये हेलिकल फॉर्म सिंगल रिंग भी हो सकती है, डबल रिंग भी हो सकती है, ट्रिपल रिंग भी हो सकती है। भाई अगर आप सिलिया देखोगे, फ्लैजेला देखोगे, तो उसमें डबलेट्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप यही सेंट्रियोल देखोगे तो आपको ट्रिपलेट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है डबलेट या ट्रिपलेट्स की फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। इसमें अल्फा बीटा की सब यूनिट्स होती हैं। ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंस बात करते हैं सिलिया, फ्लैजेला। तो जो सिलिया है, फ्लैजेला है, जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है सेल की, ये दोनों ही प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स हैं, और ये दोनों ही एक यू कैरियोटिक सेल में बने हुए हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद रखिएगा, यू कैरियोटिक की बात कर रहा हूँ। प्रोकैरियोट्स के पास, बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजेला है, लेकिन उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, उसमें स्पेशल प्रोटीन है, फ्लैजेलन प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके फ्लैजेला, सिलिया, इसी से माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं 9+2 अरेंजमेंट से, जिसका स्ट्रक्चर अब अभी हम देखेंगे आगे। इसके अलावा इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो आ जाता है स्पिंडल्स में। अब सेंट्रियोल्स, ठीक है ना, पता है आपको सेंट्रियोल्स के बारे में। तो सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम, ठीक है ना, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन है, जो क्रोमोसोम को जाके पकड़ता है, तो क्रोमोसोम को पकड़ने वाला स्पिंडल वो भी कौन बना रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ही बना रहे हैं। और साथ में एस्टर्स, जो जाके साइटोप्लाज्म को, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक तरफ से पकड़ता है, अगेन सेंट्रियोल से ही आता है। तो एस्टर्स भी कौन बनाता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके लिए स्पिंडल बनाएंगे, सिलिया बनाएंगे, फ्लैजेला बनाएंगे। ये इनका क्या रहता है, मेजर फंक्शन रहता है। तो आप कह सकते हैं कि क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन, सेल डिवीजन के अंदर, एंड लोकोमोशन ऑफ या मूवमेंट ऑफ अ सेल लाइक सिलिएट्स एंड फ्लैजेलेट्स के अंदर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो ये हो गया आपका साइटोस्केलेटन के बारे में।
हमारे इस चैप्टर में जो डिटेल में आपको पढ़ना है, दो पढ़ने हैं। एक तो टीएस ऑफ सीलिया फ्लैजिला जो कि एक जैसा ही होता है, और एक टीएस ऑफ सेंट्रोजोम। तो वो दोनों मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल है। अच्छा, ये एक डायग्राम है जो दिखा रहा है किस तरीके से पॉलीमराइज हो रहा है एक माइक्रोट्यूब्यूल। ये यूनिट्स हैं, ये जब ऐड जाती है तो पॉलीमराइजेशन होता है, इसकी लेंथ बढ़ती रहती है, और जब ये टूट टूट के बिखरती हैं तो डीपॉलीमराइजेशन होता है। भाई सिंपल है, जैसे आपने मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम को पकड़ना है, ठीक है ना, तो क्रोमोसोम को पकड़ना है तो पॉलीमराइजेशन होगा, स्पिंडल जाएंगे 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 और क्रोमोसोम को पकड़ लेंगे। फिर आपको पता है कि उनको खींचना है, तो फिर डीपॉलीमराइजेशन होगा। तो डीपॉलीमराइजेशन होगा, ये जो स्पिंडल हैं छोटे होते जाएंगे छोटे होते जाएंगे छोटे होते जाएंगे, और क्रोमोसोम को खींच के मतलब कि जो स्टेज है दैट इज एनाफेज। तो मेटाफेज से एनाफेज स्विच करने में, मतलब मेटाफेज लाने में पॉलीमराइजेशन, और मेटाफेज से एनाफेज लाने में डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल जो है वो काम करता है। खैर, तो यही है इसका लॉजिक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे ये मेरे पास एक डायग्राम है, एक सिंपल सा डायग्राम। ये डायग्राम एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से एक सिलिया या फ्लैजिला का टीएस होता है, ट्रांसफर सेक्शन, दोनों सेम ही रहते हैं। तो समझने वाली चीजें क्या है कि देखिए 1 2 3 करके ऐसे 9 डबलेट्स हैं। ये 9 पेरिफेरल डबलेट्स है, पेरिफेरी पे होते हैं, ठीक है ना। इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा हम एक्सोनीम बोलते हैं। इस पूरे को क्या क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम एक्सोनीम बोलते हैं। तो ये एक एक्सोनीम का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिंगल एक्सोनीम में क्या देखेंगे आप? 9 जो हैं डबलेट्स हैं, और बीच में आप देखेंगे सिंगलेट्स हैं। तो 9 डबलेट्स हैं और पेयर ऑफ सिंगलेट्स हैं बीच में, ठीक। सेंट्रल वाले जो हैं वो बीच में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, आपस में बीच में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सेंट्रल ब्रिज से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो डबलेट्स हैं, 9 डबलेट्स, इनके पास आर्म भी हैं। जो आउटर आर्म है उसे बोल रहे हैं डायनेन आर्म, आउटर डायनेन आर्म, और जो अंदर वाला है उसको बोल रहे हैं इनर डायनेन आर्म। तो ये अपने डायनेन आर्म के थ्रू एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं इधर एक लेबलिंग है नेक्सिन लिंक। अब नेक्सिन या कोनेक्सिन, ठीक है ना, फिलहाल नेक्सिन समझ लीजिए। नेक्सिन जो है वो एक प्रोटीन है जो पेरिफेरल डबलेट्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। इंटर डबलेट ब्रिज भी बोल सकते हैं, और इंटर डबलेट ब्रिज किससे बना हुआ है? नेक्सिन प्रोटीन से बना हुआ है, तो उसे नेक्सिन लिंक भी बोलते हैं। अब क्या होता है, इसी नेक्सिन लिंक से ये डायनिन के आर्म्स जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, और डायनिन के आर्म्स इसको जुड़ के इसका एंगल चेंज करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक्सोनीम में एक डायरेक्शन में मूव करता है। आपको पता है कि हमारा जो सिलिया है या फ्लैजिला है यूकैरियोट्स का, वो ऐसे मूव करता है जैसे गाड़ी का वाइपर, ठीक है ना, उसकी विप लाइक मूवमेंट होती है गाड़ी के वाइपर जैसी, ठीक है ना। तो उसके लिए ये डायनिन आर्म्स ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सब थ्रू द नेक्सिन प्रोटीन ये आर्म्स मूवमेंट करवाएंगे पूरे के पूरे एक्सोनीम का। और एक डबलेट दूसरे डबलेट से कैसे जुड़ा हुआ है? नेक्सिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। और आर्म किसके लिए है? मूवमेंट के लिए। इतना समझ में आ गया आपको। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सोनीम ही मूव करेगा, आउटर ही मूव करेगा, से बीच वाले जो सेंट्रल वाले वो भी मूव करेंगे। उनको मूव करने के लिए भी कनेक्शन होना जरूरी है, और वो कनेक्शन होता है थ्रू रेडियल स्पोक। तो एक लेबलिंग हमारे पास आती है द रेडियल स्पोक, जिसकी वजह से सेंट्रल वाला पेरिफेरल से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। क्लियर पॉइंट। और ये सेंट्रल वाला जो डबलेट्स है इनके ऊपर भी कवरिंग रहती है, इसको हम सेंट्रल शीथ बोलते हैं, जिसमें क्लियरली विजिबल नहीं दिखाई गई है। तो बस इतना ही सिंपल स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि पूरा का पूरा ये एक्सोनीम है। इसमें 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो पेरिफेरल हैं वो डबलेट्स हैं, बीच वाले सिंगलेट्स हैं, सिंगलेट्स आपस में जुड़े हुए बाय सेंट्रल ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज भी है जिसमें नेक्सिन प्रोटीन है, और जो आर्म्स हैं वो मूवमेंट के लिए हैं, जो मूवमेंट करवाते हैं। इतना सा ही आपको स्ट्रक्चर क्या है याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इसके बाहर, याद रखिएगा, किसी सिलिया फ्लैजिला के बाहर अल्टीमेटली अगर आप बात करें तो देयर कैन बी अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल। तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, मेम्ब्रेन रहेगी, और अंदर
एक्सोनीम रहेगा। अब इसका डायग्राम हमने यहां से तो समझ लिया, अब एक बार एनसीईआरटी का भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी किस तरीके से प्रोजेक्ट करती है इस डायग्राम को। तो अच्छा, ये देखिए, ये डायग्राम दिखा रखा है कि एक डबलेट कैसा दिखता है। तो एक डबलेट जो है, ये पेरिफेरल डबलेट हो गए 9, ऊपर आप देख रहे हैं ये 9 पेरिफेरल हो गए, 1 2 ऐसे करके 9 है। और इनमें से एक कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। इसमें से एक ए है, एक बी है, और कुल मिला के इन दोनों के अंदर जो है 13 जो है माइक्रोट्यूब्यूल रहते हैं। तो 13 + 13 होने चाहिए 26, लेकिन जो 4-5 होते हैं वो कॉमन रहते हैं। तो ऑलमोस्ट 21 जो है वो छोटे छोटे फिलामेंट्स इसमें रहते हैं। खैर, उतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं पेरिफेरी पे। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि एक्सोनीम कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर बीच के 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, तो उसको बोलते हैं 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना, कभी कभार, बट जनरली हम 9+2 अरेंजमेंट ही बोलते हैं। एनसीईआरटी में का डायग्राम कुछ इस तरीके का है। उन्होंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रखा है, ठीक है, और ये सेंट्रल शीथ लेबल की हुई है, ठीक। और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखा रखे हैं, ये इंटर डबलेट ब्रिज बना रखे हैं जो मैंने बोला कि नेक्सिन प्रोटीन से बने हुए हैं। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बता रखे हैं, ठीक है, और ये रेडियो स्पोक जो सेंट्रल को पेरिफेरल को आपस में जोड़ रहा है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। और डाइनिन और काइनेसिन के आर्म्स इन्होंने इस तरीके से ये यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये डाइनिन और डाइनिन आर्म्स हैं, आउटर वन और इनर वन। तो ये इन्होंने आर्म्स दिखा रखे हैं जो उसको इन्होंने डिफरेंट 3 पार्ट्स में दिखा रखे हैं। तो बस स्ट्रक्चर वही है जो मैंने आपको बताया। दिस इज द टीएस ऑफ सिलिया फ्लैजिला। आपको ये डायग्राम अच्छे से याद रखना है क्योंकि वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दी टीएस ऑफ अ सेंट्रियोल। अच्छा, अब सेंट्रल कह रहा हूँ, सिलिया एंड फ्लैजिला। और बेटा यही एक अरेंजमेंट है, सेम टू सेम अरेंजमेंट है जो आपको स्पर्म की टेल में मिलेगा। स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं ना, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। तो जो टेल है उसमें भी एक्सियल फिलामेंट है, और वो एक्सियल फिलामेंट का अरेंजमेंट भी ऐसा ही है 9+2, और थोड़ा पीछे जाते रहेंगे तो 9+0। तो उसका अरेंजमेंट भी कुछ इस तरीके का ही है, सिलिया फ्लैजिला जैसा ही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सेंट्रोजोम का आता है। अब सेंट्रोजोम आपको पता है कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ आपको एनिमल सेल में मिलेंगे, ठीक है। और इनका फंक्शन आप ऐसा कह सकते हैं कि ये स्पिंडल बनाते हैं, ठीक है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना, कि एनिमल सेल में स्पिंडल बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और एस्टर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों चीजें यही बनाते हैं और सेल डिवीजन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। तो एक सेंट्रोजोम है, उसके 2 सेंट्रियोल्स हैं, और ये बात आपको याद रखनी है। और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये आप याद रखिएगा कि इसमें 2 सेंट्रियोल्स हैं और दोनों आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। और एक सेंट्रियोल दूसरे से डिराइव हुआ है, एक दूसरे से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। तो जो डिराइव हुआ है वो कहलाएगा डॉटर सेंट्रियोल, और जिसने डिराइव किया है वो कहलाएगा मदर सेंट्रियोल। तो एक मदर सेंट्रियोल होता है और एक डॉटर सेंट्रियोल होता है। अब इनके आसपास अगर हम बात करें तो इनके आसपास माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एस्टर्स भी हो सकते हैं, वो स्पिंडल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ रहे हैं या क्रोमोसोम से जुड़ रहे हैं। क्रोमोसोम से जुड़ेंगे तो स्पिंडल बोलेंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पीछे जाकर जुड़ेंगे तो हम उसको एस्टर्स बोलेंगे, ठीक है। अब इनके अगर टीएस की बात की जाए कि ट्रांसफर सेक्शन में आपको अगर बताऊं, जैसे कि इस डायग्राम में दिख भी रहा है ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ सेंट्रियोल, तो आप देख रहे हो, उसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूं आपके लिए। आप साफ साफ देख सकते हो कि इसमें भी ना पेरिफेरल ट्रिपलेट्स हैं, 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 9 पेरिफेरल क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। और बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, मतलब इनका अरेंजमेंट 9 प्लस 0 का हो जाता है। आइए इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। बेटा इस तरीके का डायग्राम है, ये किसी का बनाया हुआ डायग्राम पेंसिल से, बहुत अच्छा सा बना रखा है, बहुत सिंपल बना रखा है, बहुत ही क्लियर बना रखा है, इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम लिया है। इसमें क्या है कि पहले तो आप देखिए ए बी सी करके, ए बी सी। अब हमने क्या कहते हैं, सीलिया के टीएस में क्या देखा, ए और बी था। इसमें ए है, बी है और सी है, मतलब तीन है, मतलब ट्रिपलेट्स है पेरिफेरी पे। बीच में जहां पर डबलेट्स थे, वहां पर यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन है, जिसको हम हब प्रोटीन बोल रहे हैं, तो बीच में हब है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि सेंट्रोजोम का जो टीएस है, उसके ट्रिपलेट्स के बीचों बीच हब प्रोटीन होता है। ठीक है। अब बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, सिमिलर सा ही है कि ये सब रेडियो स्पोक से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सब रेडियो स्पोक से आपस में जुड़े हुए हैं। और जैसे कि वहां पर जो बी था वो ए से जुड़ रहा था, यहाँ पर ए जो है वो सी से जुड़ रहा है, तो वहां बी ए लिंकेज था, यहाँ सी ए लिंकेज है। और ये जो लिंकेज है, ये अगेन वही प्रोटीन का है, द नेक्सिन प्रोटीन। ठीक है। और बाहर की तरफ आप क्या देखोगे, एक्सटीरियर पे, ये इनको हम बोलते हैं MTOC, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स। MTOC, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं। ठीक है। और यहीं से माइक्रोट्यूबुल्स क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है, सिमिलर है, बस डबलेट्स की जगह ट्रिपलेट्स हैं, बीच के सिंगलेट्स की जगह हब प्रोटीन है, रेडियस स्पूक वैसा का वैसा ही है, लिंकर्स वैसे के वैसे ही है। तो सम वॉट सिमिलर स्ट्रक्चर। और ऑफ कोर्स जो जो सेम है वो क्या है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स, वही अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन का पॉलीमराइजेशन। तो ये चीजें कॉमन है बिटवीन द सेंट्रोसोम एंड द सिलिएंट फ्लैजिला। तो आई सपोज आपको साइटोस्केलेटन वाला पार्ट जो है वो क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम सेल साइकिल पे चलेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है MTOC, उस वाले रीजन को पेरी सेंट्रियोलर रीजन में बोलते हैं। तो कोई पूछेगा MTOC कहाँ है, तो MTOC पेरी सेंट्रियोलर रीजन पे है। कोई डाउट है पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है सपोज। सेल साइकिल की बात करें, यस सर। सर जो ठीक। हमारा हाँ ये जी। होगा क्या बोलते हैं फ्लैजिला, हाँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के उनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है। हाँ, जैसे जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में एक दो बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, उसके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। उसके अंदर एक सिंगल ही क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे ये अरे जुड़े हुए हैं ना, 9+2 का अरेंजमेंट है। वहाँ पे सिंगल ही फिलामेंट का अरेंजमेंट होता है, कोई 9+2 का अरेंजमेंट नहीं है उसमें। फ्लैजिलिन प्रोटीन है, सिंगल ट्यूब है। ठीक है ना। और जैसे हमारे जो फ्लैजिला है उसका वाइपर लाइक मूवमेंट है, जैसे गाड़ी का वाइपर होता है, विप लाइक मूवमेंट बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का रोटेटरी मूवमेंट होता है। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मूवमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ठीक। और कोई डाउट?
ये क्लियर है? और कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स द सेल साइकिल। तो अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो सेल साइकिल का है। और ये बहुत सिंपल है, क्योंकि सेल साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आना ही होता है। तभी आप माइटोस, तभी आप बहुत सारी चीजें बायोलॉजी में समझ पाते हो, जेनेटिक्स समझ पाते हो, है ना। और बहुत सारा मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, दुनिया भर की चीजें जो आप समझ रहे हो, कैंसर इवन, ये सारे टॉपिक्स लिंक्ड है सेल साइकिल से। तो ये आपको टुकड़ों में कहीं ना कहीं से सारी इन्फॉर्मेशन होती ही है। तो बस हम इसे ऐसे ही रिवाइज करेंगे फटाफट से, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं। ज़्यादा बुक तो सबसे सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं भी नहीं। थोड़ा मियोसिस में कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा बहुत, वो भी हम आपको मैं आपको क्लियर कर दूंगा डिस्कशन डिस्कशन करके, क्या क्या आपको याद रखना है। तो आइए पहले मैं आपको सेल साइकिल के बेसिक्स बता देता हूँ कि जैसे लाइफ साइकिल होती है, आप पैदा हुए, जिए, और एक दिन मर गए। तो वैसे सेल साइकिल होती है, सेल पैदा हुआ, जी रहा, जब तक जी रहा है उसकी सेल साइकिल चल रही है। अब पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में से मैं अगर किसी आदमी को, किसी भी इंसान को उठा लूं, तो किसी न किसी फेज ऑफ सेल साइकिल में हो गई, सॉरी किसी न किसी फेज ऑफ लाइफ साइकिल में हो गई। या तो जवान होगा, बच्चा होगा, ओल्ड होगा, है ना, किसी न किसी स्टेज में होगा। वही है ना, कि चाइल्डहुड या यंग एज या ओल्ड एज या मिडिल एज जो भी है। वैसे आप अपनी बॉडी में से कोई भी सेल उठा लो, वो किसी न किसी सेल साइकिल के फेज में आपको दिख जाएगा। तो सेल साइकिल के जीवन काल के उसके कौन कौन से फेज होते हैं? एक होता है जीवन, एस, G2, एम। एम समझ लीजिए फेज है जो डिवीजन फेज है, और G1, एस और G2 को मिला के हम इंटरफेस बोलते हैं या रेस्टिंग फेज बोलते हैं। और रेस्टिंग फेज इसका एक गलत मिसनॉमर है, क्योंकि रेस्ट नहीं कर रहा, उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है और अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है। तो G1 और G2 ग्रोथ फेजेस हैं। जी से लोग जनरली ग्रोथ समझते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली नाम गैप है। तो G1 स्टैंड फॉर गैप वन एंड G2 स्टैंड फॉर गैप टू। और ये जो गैप फेसेस में सेल की मेनली क्या होती है, ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, प्रोटीन्स इकट्ठे होते हैं, है ना। सेल की अपनी अपनी ग्रोथ होती है। और एस फेस में सेल के डीएनए की क्या होती है, डीएनए की क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो डीएनए ग्रो करता है एस फेस में, और सेल अपने आप में ग्रो करता है इन द गैप फेस में, गैप वन एंड गैप टू में। चलिए तो आगे बात करते हैं। अच्छा, आई एम जस्ट टेकिंग 5 मिनट्स। मुझे एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट सा एक इशू है। ठीक है, आई जस्ट फिनिश दैट अप, मैं जस्ट कम बैक विद 5 मिनट्स। तो आई, मैं जरा एक बार बाहर जा रहा हूँ, आई जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। आई रिजॉइन यू आफ्टर 5 मिनट्स।
ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। सर यस सर। चलिए ठीक है, तो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि सेल साइकिल है, एंड इसमें G1 फेस है, G2 फेस है, एस फेस है। तो मैं बता दें इन तीनों को मिला के हम इंटरफेस बोल देते हैं, जो नाम का रेस्टिंग फेस है, बहुत अंदर चीजें बदलती रहती है, पता है आपको। अच्छा, अब वन बाय वन बात करते हैं। जैसे कि अ, अच्छा, एक फेज और है जो यहाँ पर, जिसको हम G0 फेज बोल रहे हैं, और इसमें सेल साइकिल क्या है, अरेस्टेड रह रही है, सेल साइकिल इज अरेस्टेड। तो ये जी सॉरी ये G0 वाला फेस है। और ये जो G0 फेस है, इसमें इसे क्वेश्चन क्वेश्चन फेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें सेल जो है वो आप कह सकते हैं एक तरीके से इनएक्टिव स्टेट में रहता है, कि डिवाइड नहीं करता। लेकिन हाँ, कभी जरूरत पड़े अगर उसको, तो वो डिवाइड करना वापस से शुरू कर सकता है। तो दैट इज द G0 फेस। अच्छा, एक दो चीज आपको और बताता हूँ कि देखिए बेटा, डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में हो रहा है। अब डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हो, किस में पढ़ते हो? एस फेज में। देखो, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब माइटोसिस होता है ना, तो एक सेल दूसरा सेल बनाता है सेम टू सेम। मतलब हम दो चीजें लेते हैं कि एक सेल है, मान लीजिए उसका साइज है 2 माइक्रोमीटर। तो जब वो डिवाइड करेगा, तो जो उसे सेल बनेगा उसका साइज भी क्या होगा, 2 माइक्रोमीटर। तो एक सेल से हमें दो सेल मिले 2 2 माइक्रोमीटर के। तो इसका मतलब ये जो 2 माइक्रोमीटर का सेल है, पहले 4 माइक्रोमीटर का हुआ होगा साइज में, और फिर जब डिवाइड किया होगा तो 2 2 माइक्रोमीटर के, तभी तो दो सेल मिल पाए हैं। तो ये जो उसका साइज बढ़ रहा है, ये G1 और G2 में बढ़ रहा है। अच्छा, अब मान लीजिए एक सेल का डीएनए कंटेंट 2C है, जहाँ पे C मतलब क्रोमैटिन कंटेंट क्या है, 2C। तो डिवाइड करने के बाद भी उसका जो क्रोमैटिन कंटेंट रहता है वो 2C ही रहता है। तो 2C के एक सेल से हमें दो सेल मिल रहे हैं, 2C और 2C। इसका मतलब वो 2C से कभी ना कभी 4C हो रहा है, फिर डिवाइड कर रहा है, ताकि बराबर बराबर क्रोमैटिन मटेरियल दोनों सेल में आए। तो वो जो 2C से 4C होना है, वो एस फेज में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, क्रोमैटिन नंबर डबल होता है इन द एस फेज, ठीक है। अच्छा, तो ये है सेल साइकिल। उसके बाद जब एक सेल रेडी हो जाता है डिवीजन के लिए, तब वो जाता है एम फेज में, यानी माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस का डिवीजन दैट इज कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोप्लाज्म का डिवीजन दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस होता है आपका एम फेज, ठीक। अब एक बात और समझिएगा, G1 एस और G2 में क्या क्या हो रहा है, मैं आपको एकदम फटाफट से बताता हूँ। G1 में मेनली सेल रेडी हो रहा है एस फेज के लिए। मतलब उसको जो जो प्रोटीन्स चाहिए या आरएनए चाहिए, जिनका रिक्वायरमेंट एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में रहेगा, वो सब G1 फेज में बनेंगे। इसके अलावा सेल अपना जो भी है बेसिक बेसिक ग्रोथ करेगा। सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह का क्या करेगा, डिवीजन करेगा, कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर रहा है ना, ईआर बढ़ रहा है, ये सब बढ़ेंगे। उसके बाद एस फेज में वो बेसिकली मेनली सेल का रेप्लिकेशन ही करेगा। अब मतलब अपना डीएनए का रेप्लिकेशन ही करेगा मेनली, ठीक है ना। मेनली सारा काम रेप्लिकेशन का एस फेज में होगा। उसके बाद G2 फेज में वो रेडी हो रहा है एम फेज के लिए। तो बचा हुआ जो साइटोप्लाज्म है वो उसको इंक्रीज करा जा रहा है यहाँ पे G2 फेज में, ठीक है ना। चेक किया जा रहा है कि जो रेप्लिकेशन है प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो सेल वहीं रुक जाएगा, और हुआ है तो फिर वो आगे बढ़ेगा। तो वो चेकिंग हो रही है, ओवरऑल प्रोटीन्स बन रहे हैं, आरएनए बन रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेट कर जाते हैं G1 में ही मोस्टली। इकलौते सेंट्रियोल्स, ठीक है ना, या सेंट्रोजोम, इकलौते ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो एस फेज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सेंट्रोजोम्स का डिवीजन आपको एस फेज में मिलेगा, और बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स है उनका डिवीजन आपको G1 में मिल जाएगा। और G2 में फिर बची हुई ग्रोथ हुई और सेल माइटोसिस के लिए रेडी हुआ, और फिर एम फेज में क्या होगा, माइटोसिस। इनका टाइम स्पेस भी अलग अलग है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो G1 होता है,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल G1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन अ सेल साइकिल, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो G1 है, ठीक है, वो करीब करीब लेट से हम बोल सकते हैं कि लेट से 8 से 12 घंटे का क्या रहता है, G1 रहता था लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है ना। और 3 से 4 घंटे का रहता है एस फेज, ठीक है ना। और अगेन 6 से 8 घंटे का रहता है द G2 फेज, ठीक है। तो आप इस तरीके से मान सकते हैं कि 12 घंटे का ये हो गया G1, 3 4 घंटे का एस हो गया, 6 8 घंटे का G2 हो गया, डिपेंडिंग सेल टू सेल। और सबसे छोटा और ऑलमोस्ट 1 आवर का रहता है द एम फेज। तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि टाइमिंग का, कि सबसे बड़ा G1 है, फिर G2 है, फिर एस है, और फिर एम है इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और ये जनरल बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल ह्यूमन यूकैरियोटिक सेल की। सेल टू सेल ये डिविजन क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं क्लीवेज डिवीजन की बात करूं, जो जाइगोट बनने के बाद होता है, तो उसमें क्या इंटरेस्टिंग है, उसमें ये इंटरेस्टिंग है कि उसके अंदर आपको ना तो G1 मिलेगा ना तो G2 मिलेगा भाई। एक उसमें होगा सिर्फ एस फेज और एक होगा एम फेज बस। तो सेल ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ उसका डीएनए डबल होगा और डिवाइड करेगा, डीएनए डबल होगा डिवाइड करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि G1 G2 क्या रहे, एब्सेंट रहे। तो ऐसी सेल साइकिल भी हम जानते हैं। बैक्टीरिया का नॉर्मल सेल डिवीजन 30 मिनट्स का है। अगर यीस्ट की बात करें तो उसका सेल डिवीजन 90 मिनट्स का है, ठीक है ना। तो ये सब वेरी करेगा। ह्यूमन के एक नॉर्मल सेल की बात करें तो 24 आवर्स का डिवीजन है, मतलब सेल साइकिल है 24 आवर्स का। तो ये तो सेल टू सेल क्या करेगा, हमेशा वेरी करेगा, ठीक। तो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक स्टेप्स ऑफ द सेल साइकिल। अब आगे क्या बात कर रहे हैं, आगे हम बात कर रहे हैं कि सेल साइकिल इज ऑलवेज रेगुलेटेड। और इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें, एक CDK और एक साइक्लिन। अब बहुत सिंपल सी चीज है, CDK में ही सब कुछ छुपा हुआ है। CDK का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। ये वो प्रोटीन्स हैं जो किस पे डिपेंडेंट है, साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। तो एक प्रोटीन हो गया साइक्लिन, जिस पे डिपेंडेंट कौन है, CDK। तो साइक्लिन जाके जुड़ जाएगा जैसे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस पे, और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस साइक्लिन के जुड़ने से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेगा, जिससे एक सेल साइकिल आगे बढ़ती चली जाएगी। अब कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट CDKs एंड साइक्लिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सेल फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। मान लीजिए आपको G1 से इसमें एस फेज में जाना है, तो आपको CDK2 और साइक्लिन E चाहिए। आपको एस फेज से G2 फेज में जाना है, तो आपको CDK2 ही चाहिए, लेकिन साइक्लिन कौन सा चाहिए, A चाहिए। आपको लेट से आगे बात करते हैं, अगर आपको G2 से लेट से M फेज में जाना है, तभी आपको CDK1 चाहिए। अब तक CDK6 या 2 था, अब CDK1 चाहिए, और साइक्लिन कौन सा चाहिए, A चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ साइक्लिन्स एंड CDKs which are responsible for movement of a cell from one stage to another stage। आपको ये कॉम्बिनेशन याद नहीं रखने, कोई नहीं पूछेगा, बस याद रखिएगा साइक्लिन और CDKs। जैसे आप पढ़ते होगे कि एनाफेज से मेटाफेज जाने के लिए, सॉरी मेटाफेज से एनाफेज जाने के लिए एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए। वो भी एक तरीके का क्या है, वो भी एक तरीके का साइक्लिन और CDK ही है। अच्छा, अरे इन्हीं स्टेप्स पे हम सेल साइकिल को रेगुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टेप तो रेगुलेट का हो गया, एक ये वाला, जब यह ट्रांजिशन कहाँ हुआ, G1 से वो एस फेज में गया। दूसरा रेगुलेशन कहाँ हुआ, जब हमने उसे एस से G2 में भेजा। तीसरा कहाँ हुआ, जब G2 से उसे हमने एम फेज में भेजा। और चौथा रेगुलेशन हुआ जब उसको हमने मेटाफेज से एनाफेज में भेजा। और ये चारों रेगुलेशन क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक सेल G1 से S में तब जाएगा जब वो रेडी हो चुका है, वो सारे प्रोटीन्स बन चुके हैं, वो सारा चीजें हो चुकी हैं जो
उसको एस फेज में जरूरत है। अगर सारे प्रोटीन प्रॉपरली बन चुके हैं, सारी ग्रोथ प्रॉपरली हो चुकी है जितनी होनी है, तो ही वो एस फेज में जाएगा, वरना वो एस फेज में नहीं जाएगा। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यहां पर जीवन के अंदर ही एक पॉइंट होता है स्टार्ट, इसको हम स्टार्ट बुलाते हैं, START, स्टार्ट। अब ये स्टार्ट पॉइंट है, ये जीवन में ही है। जैसे ही ये स्टार्ट पॉइंट पार हुआ, इसका मतलब सेल जो है वो एस फेज में जाएगा ही, और अगर वो एस फेज में गया तो फिर वो आगे सेल साइकिल पूरी करेगा ही। मतलब एक सेल सेल साइकिल पूरी करेगा या नहीं करेगा, इस बात का फैसला उसका जीवन में ही हो जाता है। अगर वो जीवन से एस में जाता है मतलब वो सेल साइकिल पूरी करेगा, और जीवन से एस में वो तब जाएगा जब वो क्या करेगा, स्टार्ट को पार करेगा। और स्टार्ट जो चेक पॉइंट है वो तब पार होगा जब एक सेल के पास इनफ ग्रोथ है कि वो अपना डिवीजन कर सके। तो सेल की ग्रोथ चेक हो रही है जीवन से एस में जाते वक्त। और ये हमें कैसे पता है? ये हमें ऐसे पता है, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने यीस्ट पे एक्सपेरिमेंट्स किए और हमने देखा कि जब हम यीस्ट को लेते हैं तो जो यीस्ट है वो डिवाइड नहीं करता अगर उसका प्रीवियस सेल की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाए। ठीक है, तो ग्रोथ अगर इनहिबिट हो जाती है तो वो एस फेज में नहीं जाता। तो आपको हम इसलिए हमें पता है कि ग्रोथ इज द मेन चेकिंग पार्ट। हमें अगर चेक करना तो क्या चेक करनी है, ग्रोथ चेक करनी है, इससे पहले हम उसको एस फेज में लेकर जाएं। फिर जब एस से वो G2 में जाएगा, जब वो एस से G2 में जाएगा तब क्या चेक होगा? तब ये चेक होगा कि क्या प्रॉपरली डीएनए रेप्लिकेट कर गया है या नहीं कर गया है। अगर तो प्रॉपरली डीएनए रेप्लिकेट कर गया है, सारा डीएनए रेप्लिकेट कर गया है, तो बढ़िया है। लेकिन अगर कोई जीन्स छूट गई हैं तो वेट किया जाएगा उनको रेप्लिकेट होने का। अगर वो रेप्लिकेट हो सकते हैं, कोई गलती रह गई है, तो उसको फिर रिपेयर किया जाएगा और सेल तब तक एस फेज में रुका रहेगा। मतलब ये प्रॉपर्टी है। मान लीजिए अगर सेल की ग्रोथ नहीं हुई है तो वो G1 में ही रुका रहेगा जब तक उसकी ग्रोथ इस लायक नहीं रहती कि वो एस में जा सके। जैसे आपके स्कूल में होता है, जब तक आप क्लास 7th पार नहीं कर लेते है ना, तब तक आप क्लास 7th में ही रहते हैं। खैर अब तो प्रावधान हट गया है फेल करने का। एक जनरल बात करते क्लास 11th ले लेते हैं। जब तक आप क्लास 11th के एग्जाम नहीं दे देते, पास नहीं जाते, आप जब तक क्लास 11th 12th में जाने के लायक नहीं रहते, क्लास 12th में नहीं जाते। वैसे ही एक सेल भी जब तक अगले फेज के लिए रेडी नहीं हो जाता, जो काम उसको उस फेज में करना था वो कर नहीं लेता, तब तक वो दूसरे फेज में नहीं जाता। तो एस फेज का काम था डीएनए रेप्लिकेट करना प्रॉपरली, पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट करना, कोई भी जीन ना छोड़ना। एक भी जीन नहीं छूट सकती, क्योंकि एक भी जीन छूटी तो फिर अगले सेल में वो जीन छूट जाएगी, वो जीन आ जाएगी नहीं। तो सारी जीन रेप्लिकेट करनी है, ठीक है ना। 3 × 10 की पावर 9 बेस पर रेप्लिकेट करना है। इनमें से एक भी छूट रहा है, दो भी छूट रहे हैं, तो उसको पूरा करा जाएगा तभी वो आगे जाएगा। और अगर वो नहीं हो रहा तो उसमें रुका रहेगा, टाइम लेगा कि भाई तो कर ले पूरा। और अगर हमें पता चलता है कि वो पूरा कर ही नहीं सकता, कि भैया आप 11th पास कर ही नहीं सकते, आप मंद बुद्धि बालक हैं, हो ही नहीं सकती आपसे 11th पास, तो फिर आपको बोलेंगे आप पढ़ाई छोड़ दो, आपको जो पसंद आ रहा है वो करो। तो वैसे ही अगर एक सेल है, ठीक है, अगर वो एस फेज पार नहीं कर पा रहा या जीवन फेज पार नहीं कर पा रहा इस टाइम से, और वो ऐसा डैमेज है डीएनए में कि वो रिपेयर नहीं कर पा रहा, तो फिर उस सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। वो सेल खुद को मार लेता है, डिग्रेड कर जाता है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सेल साइकिल। हाँ, लेकिन इसमें भी एक कैच है कि वो जो सेल है वो सेल कैंसरस नहीं होना चाहिए। अगर सेल कैंसरस है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है कि उसको कोई भी दिक्कत हो, डीएनए डैमेज हो, एस फेज में दिक्कत हो, जीवन में दिक्कत हो, वो कभी मरता नहीं है, वो कभी आपका प्रोसेस नहीं करता है, वो उसी फेज में पड़ा रहेगा, ठीक है ना। वो खराब डीएनए वाला ही जो पार्ट है उसी को रेप्लिकेट कर लेगा, ठीक है। वो अपनी सेल साइकिल कंटिन्यू करेगा, चाहे कितना डीएनए डैमेज हो, चाहे कितना ग्रोथ चाहे हो ना चाहे ना हो, मतलब कुछ भी डैमेज हो, वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूस करते रहता है अपनी डिवीजन। तो ये जो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूँ, कैंसर सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। खैर, तो एस से पहुंचा वो G2 में। अब G2 से वो M में तब जाएगा जब उसके पास वो सारे प्रोटीन्स आ चुके हैं, वो सारे केमिकल्स आ चुके हैं जो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। और क्या होना था एस फेस में, सेंट्रियोल डिवाइड होने थे। तो वो G2 में ये भी चेक करेगा कि क्या सेंट्रियोल डिवाइड हो गए,
क्या डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, क्या डीएनए सारा रेप्लिकेट हो गया, क्या ग्रोथ सारी हो गई। जब पूरी तरीके से सेल तैयार होगा तो ही वो एम फेज में जाएगा, वरना वो एम फेज में नहीं जाएगा, जहाँ किसी पर्टिकुलर फेज में रुक रहेगा। तो इसका मतलब सेल जब अपनी चेकिंग पूरी कर लेता है उसके बाद ही वो जाके सीडी के और साइटिंग्स को एक्टिवेट करता है, जो उसको नेक्स्ट फेज में ले जाते हैं। तो ये तामझाम चल रहा है आपके सेल के अंदर और उसके साइकिल के अंदर। अच्छा, अब इसमें हमारा जो मेन समझने वाला है वो है आपका माइटोसिस फेज, द एम फेज। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि गैप 1 और गैप 2 को हम एक और नाम देते हैं। जैसे गैप 2 का नाम हम दे सकते हैं प्री माइटोटिक गैप फेज, और G1 को हम बोल सकते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। तो कल को आप कोई प्री माइटोटिक या पोस्ट माइटोटिक गैप फेज बोलते तो परेशान मत होना। प्री माइटोटिक वो G2 की बात कर रहा है, पोस्ट माइटोटिक वो G1 की बात कर रहा है। अच्छा, ये आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हैं, जिसमें से मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो सिंपल है। क्रोमोसोम बने, है ना, आपका जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है ना, और डिवीजन के लिए क्या चाहिए, क्रोमोसोम। तो आप ऐसे याद करो, क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम सेंट्रल प्लेट पे अरेंज हुए, क्रोमोसोम के दो दो टुकड़े हो गए, क्रोमैटिड्स बने, दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए। ठीक है। और फिर वापस से क्रोमैटिड्स या डॉटर क्रोमोसोम से वापस क्रोमैटिन बन गया। बस यही सेल डिवीजन है। तो क्रोमोसोम बने, वो आपका क्या हो गया, प्रोफेस हो गया। तो प्रोफेस की क्या पहचान है कि आपको क्रोमैटिन नजर नहीं आ रहा, आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, और क्रोमोसोम के साथ साथ आपको हल्की हल्की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या आ रही है, नजर आ रही है। और आपको जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या कहाँ पहुंच रहे हैं, सेंट्रियोल्स दोनों अपनी डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। मतलब एक इस तरफ आ जाएगा एक पोल पे और एक दूसरा पोल पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों पोल्स पे कौन पहुंच जाएंगे, सेंट्रोजोम्स पहुंच जाएंगे। अब अपना नॉर्थ पोल ले लो, साउथ पोल ले लो अर्थ का, और एक तरफ नॉर्थ पोल है एक तरफ साउथ पोल है, और बेटा बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है। तो इस सेल में दोनों तरफ पोल होते हैं, बीच में क्या होता है, इक्वेटर इक्वेटर होता है। तो बीच में हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, जो बनते हैं मेटाफेस में। खैर, तो क्रोमोसोम पहले क्या हुए, दिखने लगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी दिख रही है, हल्के 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 वो डिसअपेयर हो रही है। फिर स्लोली ग्रेजुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी, और जो क्रोमोसोम है वो उनको पकड़ने लगेंगे स्पिंडल। इसको हम एक इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं, प्रो मेटाफेज। मतलब एक फेज जो प्रोफेज और मेटाफेज के कहा है बीच में है, या इनिशियल मेटाफेज है जिसमें स्पिंडल बने हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रोसोम है वो पोल पे पहुंच चुके हैं, और पोल से पहुंचने के बाद उन्होंने क्रोमोसोम्स को पकड़ लिया है। अब ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम से निकलने वाला एक स्पिंडल एक क्रोमैटिड को पकड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो एक स्पिंडल किसी एक क्रोमैटिड को ही पकड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक स्पिंडल दो क्रोमैटिड को नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो एक स्पिंडल एक क्रोमैटिड को क्या करेगा, पकड़ेगा, और अपोजिट पोल वाला कोई दूसरा स्पिंडल उसी के भाई सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में पकड़ेगा। आपको मेरे ख्याल से पता है कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, एक ही क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। एक सिस्टर क्रोमैटिड को मान लो एक पोल वाला स्पिंडल पकड़ रहा है, मान लो इसने पकड़ लिया, तो फिर दूसरे क्रोमैटिड को दूसरे वाले को ही पकड़ना पड़ेगा। दोनों ही क्रोमैटिड्स को एक पोल का स्पिंडल नहीं पकड़ सकता। क्लियर पॉइंट, क्योंकि हमने दोनों क्रोमैटिड को क्या करना है, अलग अलग करना है, अलग अलग डायरेक्शन में खींचना है। ठीक है, पकड़ने के बाद कहीं पर डीपोलराइजेशन होता है, कहीं पे पॉलीमराइजेशन होता है ऑफ स्पिंडल, और कर करा के कुछ स्पिंडल छोटे होते हैं, कुछ स्पिंडल बड़े होते हैं, कर करा के सारे के सारे इस तरीके से अरेंज होते हैं कि क्रोमोसोम बीचों बीच क्या हो जाए, अरेंज हो जाए, और इसको हम बोलते हैं द इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट में क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अरेंज होने के बाद एक पोल का जो स्पिंडल है वो छोटा होता है, दूसरे पोल का भी स्पिंडल छोटा होता है। जैसे स्पिंडल छोटे होते हैं, जो क्रोमैटिड्स हैं वो अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन में पुश होने लगते हैं। ठीक है, और पुश होते होते वो दो अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं एनाफेज।
क्रोमोसोम दिखे प्रोफेज, क्रोमोसोम अरेंज हो गए मेटाफेज, अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचने लगे एनाफेज, और धीरे धीरे वापस से जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी हल्की हल्की, ठीक है, वापस से क्रोमैटिन बनने लगेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हल्की हल्की आने लग जाएगी, उसको बोलेंगे हम टीलोफेज। और उसके साथ साथ टीलोफेज आने के साथ साथ पैरेलली शुरू हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोकाइनेसिस पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ फरो फॉर्मेशन, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अल्टीमेटली क्या हो गया है, एम फेज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो एम फेज के ये सारे फेज हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ, कुछ जैसे सवाल और उनके जवाब। कोई आपसे पूछता है कि लेट से कि जो क्रोमोसोम है किस तरीके से मूव करते हैं, तो याद रखिएगा इनके जो आर्म्स हैं वो फ्लैंक करते रहते हैं, मतलब आर्म्स अभी आगे होते हैं और इनको बीच की बॉडी से खींचा जा रहा होता है। मैं बताता हूँ कैसे। आप इमेजिन करो कि एक पर्सन है, ठीक है, उसको आप खींच रहे हो। आप लोगों को कैसे खींचा, एक पर्सन है, एक लड़का है, उसने बेल्ट पहनी हुई है, ठीक है, और आपने उसको वो उल्टा खड़ा है, पीठ की तरफ से उसकी बेल्ट पकड़ी और उसको खींचा अपनी तरफ, ठीक है। तो वो उसकी बॉडी मान लो टेढ़ी सी हो गई, हाथ आगे पैर भी आगे की तरफ, और आप एक तरफ बीच में फोर्स लगा रहे हो। तो क्रोमोसोम भी ऐसे खींचता है, उसके आर्म्स फ्लैंक कर रहे होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ, और उसका जो बीच वाला पार्ट है, सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, वो खींचा 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 चला जाता है टुवर्ड्स द पोल। तो इसलिए वो टेढ़े हो जाते हैं, और टेढ़े होने की वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग शेप के भी नजर आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। क्रोमोसोम डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप कि वो मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, वो अलग अलग शेप के नजर आएंगे। जो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि कोई क्रोमोसोम है जिसके दोनों आर्म्स जो हैं वो बराबर से हैं, ठीक है ना। दोनों आर्म्स अगर उसके बराबर होंगे तो जब वो खींचेगा, तो मैंने जैसे कि बताया कि आर्म्स ऐसे रह जाते हैं, वो बीच से खींचता है। तो दोनों आर्म्स क्योंकि बराबर हैं तो एक शेप नजर आएगी वी शेप। तो जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा उसके दोनों आर्म्स बराबर हैं, इसलिए एनाफेज में वो वी शेप का क्या आएगा, नजर आएगा। वहीं पर अगर कोई क्रोमोसोम है जिसका एक आर्म बड़ा और एक आर्म छोटा है, एक बड़ा और एक छोटा आर्म है, तो जब वो खींचेगा तो आप देखिए एक आर्म छोटा और एक आर्म बड़ा नजर आएगा। तो बेटा ये कौन सी शेप बन गई, ये बन गई एल शेप। ऐसे ही एल शेप ऐसी होती है, तो वो इसी तरीके से क्या आएगा, नजर आएगा, एल शेप का नजर आएगा, क्योंकि एक आर्म छोटा एक आर्म क्या है, बड़ा है। अगर एक आर्म कुछ ज्यादा ही छोटा, मतलब वो अगर एक्रोसेंट्रिक है और एक आर्म कुछ ज्यादा ही छोटा और एक आर्म कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो फिर बेटा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, एक आर्म बहुत ही छोटा और एक आर्म बहुत ही बड़ा। तो वो हल्का सा इस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से, जिसको बोलते हैं हम जे शेप। अब जे, लेटर जे कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना भाई। अगर आप जे, लेटर जे की बात करें तो जे में अब क्या होता है, एक छोटी डंडी होती है, एक बड़ी डंडी होती है, आप ऐसे जे बनाते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो जे शेप के नजर आते हैं, एक आर्म बहुत ही बड़ा और एक आर्म बहुत ही छोटा, दैट इज जे शेप। और वहीं पे अगर कोई क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक हुआ कि एक आर्म तो मान लो है ही नहीं, ठीक है, और दूसरा बहुत ही छोटा है, तो फिर वो आपको आई शेप का नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, आई शेप का। क्लियर पॉइंट, क्योंकि दूसरा तो आर्म ही नहीं, एक ही बड़ा सा आर्म है। तो याद रखिएगा वी, एल, जे, आई। वी फॉर मेटासेंट्रिक, और सब मेटासेंट्रिक एल, एक्रोसेंट्रिक जे, और टीलोसेंट्रिक आई की शेप का नजर आएगा इन द एनाफेज। तो अगर आपको शेप ऑफ द क्रोमोसोम देखनी हो कि वो कौन सी शेप का है, ठीक है ना, मेटासेंट्रिक है, मतलब सेंट्रोसोम की पोजीशन कैसी है उसके अंदर, तो वो इंफॉर्मेशन आपको एनाफेज दे देता है। अगला सवाल, क्रोमोसोम सबसे मोटे, ताजे, कंडेंस्ड, अच्छे किस में नजर आते हैं, तो आंसर इज मेटाफेज। मेटाफेज वो फेज है जहां पे आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, उसका अपीयरेंस, ये सब चीजें देख सकते हो। क्यों, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम सबसे मोटे ताजे नजर आते हैं। प्रोफेज में तो पतले पतले थ्रेड लाइक हैं, लेकिन प्रॉपर कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स, शॉर्ट एंड कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स आपको मेटाफेज में नजर आएंगे। और अगर सेंट्रोसोम की पोजीशन देखनी है कि वो सब मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, एनाफेज हो जाएगी। और ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ एस्टर्स के बारे में। बेटा ध्यान रखिएगा
बच्चे स्पिंडल तो पढ़ते हैं लेकिन एस्टर के बारे में भूल जाते हैं। एस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये आपका सेंट्रोसोम हो गया, फिर सेंट्रोसोम ने वो स्पिंडल जो आगे की तरफ भेजे क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए, वो तो स्पिंडल हुए, लेकिन याद रखना सारे स्पिंडल क्रोमोसोम को नहीं पकड़ते, ठीक है ना। कुछ कंटिन्यूस होते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूस होते हैं। आपको मैं बताता हूँ कुछ स्पिंडल आप कैसे देखोगे। मान लीजिए सेल है, वापस बना देते हैं। मान लीजिए सेल है, तो कुछ स्पिंडल आप कैसे देखोगे, कुछ स्पिंडल कंटिन्यूस होंगे, मतलब एक जगह से शुरू हुए दूसरे पे खत्म हुए, इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस स्पिंडल, ठीक है ना। कुछ स्पिंडल आप देखोगे डिसकंटिन्यूस होंगे, जो आपस में ही जुड़े होंगे ऐसे, उन्हें हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस स्पिंडल, वो आपस में जुड़े होंगे, ठीक है ना। वो स्पिंडल जो क्रोमोसोम को पकड़ते हैं उनका नाम होता है काइनेटोकोर स्पिंडल, केटी स्पिंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? के टी स्पिंडल, मतलब काइनेटोकोर स्पिंडल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम में एक प्रोटीन होता है, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है, जो सेंट्रोमियर पे रहता है। इसी काइनेटोकोर प्रोटीन पे जाके जुड़ते हैं कौन? स्पिंडल। तो स्पिंडल जुड़ कहां पे रहे हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन पे जाके जुड़ रहे हैं, और क्योंकि काइनेटोकोर पे जुड़ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल। तो सारे स्पिंडल काइनेटोकोर स्पिंडल नहीं होते, कुछ स्पिंडल कंटिन्यूस होते हैं, कुछ डिसकंटिन्यूस होते हैं, कुछ जो क्रोमोसोम से अटैच करते हैं उन्हें हम काइनेटोकोर स्पिंडल बोलते हैं। तो स्पिंडल अलग अलग तरीके के होंगे। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो आप पूछोगे कि फिर ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस स्पिंडल का क्या काम है? तो बेटा इनका ये काम रहता है कि मान लीजिए ऊपर से स्पिंडल जा रहा है कंटिन्यूस स्पिंडल, तो इस कंटिन्यूस स्पिंडल पे बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे जो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर फंक्शन करेंगे इसके पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन के लिए। आ रही बात समझ में? तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक स्पिंडल पकड़ रहा है और उसके पैरेलल में एक स्पिंडल जा रहा है जो क्रोमोसोम को नहीं पकड़ रहा, लेकिन वो जो स्पिंडल क्रोमोसोम को पकड़ रहा है उसके साथ जो पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन है, उसका जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से काम चल रहा है सेल डिवीजन के अंदर। अब बात आती है एस्टर्स की कि बेटा एस्टर क्या है। एस्टर बेटा, एस्टर होता है स्टार, जैसे एस्टारियस द स्टार फिश। तो एस्टर वर्ड स्टार के लिए आ रहा है। एस्टर स्टार शेप आप कह सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो जाकर जुड़ते हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्या कर रहा है? तो सेंट्रोसोम बीच में ब्रोकर है बेटा। सेंट्रोसोम ने बीच में क्या किया, एक तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पकड़ लिया, है ना। भाई आपको अगर कोई कोई इंसान खाई में गिर रहा है या खाई में लटका हुआ है, तब उसको रस्सी दोगे। अब एक तरफ आप रस्सी पीछे बांधोगे, पीछे से पकड़ोगे या पीछे बांधोगे, तो जहां पीछे रस्सी बांधी वो रस्सी जो पीछे बांधी जा रही है वो एस्टर्स हो गए कि ये रस्सी बांधी पीछे ताकि फोर्स मेंटेन रहे, ठीक है। अब आपने खींचा, जिस पर्सन को खींचा उसको क्रोमोसोम समझ लो, खींचने के लिए जो रस्सी फेंकी बेटा वो आपके ये वाले स्पिंडल्स हो गए। तो बीच में जो सेंट्रोसोम है वो यही काम कर रहा है, एक तरफ रस्सी फेंक कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच कर रहा है ताकि एक फोर्स मेंटेन रहे, और फिर एक रस्सी फेंक कर क्रोमोसोम को खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये चल रहा है एक एनिमल सेल के अंदर, और यही चलेगा एक प्लांट सेल के अंदर। बस प्लांट सेल में एक ही फर्क आ जाएगा कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होगा। अब क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं होगा तो एस्टर्स भी नहीं होंगे। क्लियर है पॉइंट? एक प्लांट सेल के अंदर स्पिंडल्स होते हैं, स्पिंडल्स होते हैं लेकिन सेंट्रोसोम नहीं होता, तो एस्टर्स भी नहीं होते। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्लांट सेल के अंदर जो स्पिंडल्स हैं वो डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आते हैं, ठीक है, या सेल वॉल भी बोल सकते हैं, सेल वॉल या सेल एनवेलप बोल दीजिए, बेटर रहेगा। सेल एनवेलप से आते हैं और सीधा जाके क्रोमोसोम को पकड़ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ब्रोकर नहीं है, या सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फोर्स आ रही है, जुड़े हुए स्पिंडल्स और सीधा आके क्रोमोसोम को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि प्लांट सेल के पास भी स्पिंडल होते हैं लेकिन सेंट्रोसोम नहीं होते और एस्ट्रल नहीं होते। जहाँ की एनिमल सेल के पास दो दो एस्ट्रल होते हैं, इसलिए एनिमल सेल की डिवीजन को बेटा
हम एक नाम देते हैं, अगर आपने पहले भी कभी सुना हो तो उसको बोलते हैं हम एम्फी एस्ट्रल। एम्फी मतलब दो, जैसे एम्फीबियन, दोनों लाइफ स्पैन, पानी वाला भी लैंड वाला भी। तो हम एनिमल सेल के अंदर बोलेंगे कि बेटा उसमें दो सेंट्रोजोम है, इसलिए दो तरीके के एस्ट्रल बनते हैं, इसलिए एम्फी एस्ट्रल डिवीजन होगी आपकी एनिमल सेल की। और प्लांट सेल में क्योंकि एस्ट्रल नहीं है तो एन एस्ट्रल डिवीजन होगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये दो डिफरेंस हो गए। और तीसरा डिफरेंस बेटा जो एनिमल और प्लांट सेल का है, जो आपने पहले ही पढ़ा है कि एनिमल सेल क्लीवेज डिवीजन करके, ठीक है ना, अंदर की तरफ फोर्स लगा के सेल डिवीजन करता है। ठीक है ना, तो अंदर की तरफ फोर्स लगती है और अंदर की तरफ फरो बनती है और साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, और प्लांट सेल में बेटा बीच में सेल प्लेट बनती है, जिस सेल प्लेट को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैंने आपको बताया था, गोल्जी अपरेटस रिस्पॉन्सिबल है। सेल प्लेट बनती है और ये सेल प्लेट कुछ नहीं बल्कि आपका मिडिल लैमेला होता है। फिर ये मिडिल लैमेला एक्सटेंड कर जाता है और एक्सटेंड करते करते तक ये डिपोजिशन करता है सेलुलोज की, और उस सेलुलोज की डिपोजिशन को हम बोल देते हैं द प्राइमरी सेल वॉल। और उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल पर डिपोजिशन होता है और सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। इसमें पहले सेल प्लेट बनती है, तो सेल प्लेट नाम की चीज एनिमल सेल में नहीं बनेगी, सेल प्लेट बनेगा प्लांट सेल में। प्लांट सेल अंदर से बाहर की तरफ साइटोकाइनेसिस करेगा और एनिमल सेल बाहर से अंदर की तरफ साइटोकाइनेसिस करेगा। तो एक तो डिफरेंस हो गया साइटोकाइनेसिस का, दूसरा डिफरेंस हो गया सेंट्रोसोम का, तीसरा डिफरेंस हो गया एस्ट्रल का। ये तीनों बातें, ये तीनों डिफरेंसेस आप याद रखेंगे एनिमल और प्लांट सेल डिवीजन में। बाकी सब सेम रहेगा, वही प्रोफेज, वही मेटाफेज, वही एनाफेज और वही टीलोफेज। तो आई सपोज माइटोसिस के बारे में आपको ये सारी बातें और बेसिक सेल साइकिल के बारे में ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी, कोई डाउट? आगे बात करें। यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज थोड़ा सा मुझे खुद को एक छोटा सा हल्का सा कंफ्यूजन है। मुझे बस एक बात बताओ, आपके फिजिक्स के अंदर, मैं खुद फिजिक्स का पार्ट ही बोल रहा हूँ, ये सेंट्रीपीटल फोर्स अंदर लगती है, सेंट्रीफ्यूजल अंदर लगती है? अंदर की तरफ फोर्स में कहा सेंट्रीफ्यूजल लगती है और सेंट्रीपीटल बाहर लगती है। नहीं सर, सेंट्रीपिटल अंदर लगती है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगती है। अच्छा, अगर अगर सेंट्रीपीटल अंदर लगती है तो ध्यान रखना कि एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो सेंट्रीपीटल है, और अगर सेंट्रीफ्यूजल जो है वो बाहर लगती है। तो प्लांट सेल के अंदर ध्यान रखना कि सेंट्रीफ्यूगल। बाहर की तरफ जा रहा है, क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो वो अपना फिजिक्स के हिसाब से याद रखना, वही सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूजल वहीं से आ रहा है। तो बस आपको तो कॉन्सेप्चुअली यही याद रखना है, आप तो फिजिक्स अच्छे से जानते हैं कि अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा है बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ एनिमल का है और बाहर की तरफ जो है वो प्लांट का है। क्लियर पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो सेल साइकिल को यहाँ पर माइटोसिस में इतनी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार देख लूँ कुछ और तो नहीं छूट गया जो बताने वाला है इम्पोर्टेंट। ऐसे वो जो मेजर पॉइंट्स है वो सारे कवर हो ही गए हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट मियोसिस का आता है। अच्छा, मियोसिस में आपको जरा थोड़ा समझा देता हूँ, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए मियोसिस के बारे में। मियोसिस का मैं एक चार्ट बताता हूँ आपको। मियोसिस में क्या चल रहा है वो समझिए। मियोसिस में दो डिवीजन हो रहे हैं, दो पार्ट्स में हो रहा है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो देखो, पहले तो होगा G1। ठीक, G1 के बाद होगा S, जैसे कि होता है। S के बाद होगा
G2, और G2 के बाद होगा M। ठीक, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। अब इसके बाद एक इंटर काइनेसिस आएगा, ठीक है, या बीच का एक फेस आएगा, ठीक है। अब इस फेस के अंदर, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। G1 G2 कोई फेस नहीं होंगे, बस एक रेस्टिंग फेस आएगा, और उसके बाद वापस से आपका दूसरा वाला एक नया एम फेस आएगा। ठीक, क्लियर। अब इसी में सारा कॉन्सेप्ट है मियोसिस का। अब सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि एम या डिवीजन फेज दो हैं, ठीक है ना, डिवीजन फेज कितने, दो हैं, इसलिए एक सेल दो बार डिवाइड करेगा तो एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, तो प्रोडक्ट क्या हो गए, एक सेल से चार सेल प्रोडक्ट हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब क्योंकि ग्रोथ फेज आ रहा है एक बार, G1 G2 एक ही बार आया है, दोबारा नहीं आया, मतलब ग्रोथ एक ही बार हो रही है, मतलब सेल डबल एक ही बार हो रहा है। मतलब अगर सेल 2 माइक्रोमीटर का है तो वो 4 माइक्रोमीटर का होके डिवाइड दो बार कर रहा है। मतलब एक बार जब वो डिवाइड करेगा तो 2 माइक्रोमीटर का होगा, फिर डिवाइड करेगा तो 1 माइक्रोमीटर का होगा। मतलब जब एक बार डिवीजन होता है और ग्रोथ फेज भी अगर एक बार आता है तो सेल का साइज रहता है सेम। इसमें डिवीजन दो बार हो रहा है लेकिन ग्रोथ फेज एक ही बार आ रहा है, इसलिए सेल का जो साइज है, ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, आफ्टर अ मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो साइज है वो ऑलमोस्ट हाफ होगा पेरेंट सेल से। ठीक, क्योंकि डिवीजन दो है और लेकिन ग्रोथ फेज कितना है, एक ही बार आ रहा है। मैं G1 G2 को एक ग्रोथ फेज मान रहा हूं, ठीक है। अब आप एक और चीज देखिए कि एस फेस, अगेन एस फेस एक ही है और डिवीजन दो बार हो रहा है। अब क्योंकि एस फेस एक ही है और डिवीजन दो बार हो रहा है, इसीलिए जो जेनेटिक कंपोनेंट है, जो जेनेटिक अमाउंट है या क्रोमैटिन अमाउंट है प्रोजेनी सेल का, वो पेरेंट सेल से आधा होगा। क्योंकि जब एक एस फेस होता है और एक डिवीजन फेस होता है, ठीक है, तो प्रोजेनी का, डॉटर सेल का जेनेटिक कंपोनेंट, जेनेटिक अमाउंट बराबर होता है पेरेंट सेल से। लेकिन यहां पर क्योंकि एस फेस एक है, एम फेस दो है, डिवीजन फेस दो है, इसलिए जो पेरेंट, जो डॉटर सेल है, उसका जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो क्या होगा, आधा होगा। आखिरी कॉन्सेप्ट, एक माइटोसिस के अंदर जब मेटाफेज आता है तो जो बचने वाले हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब हर क्रोमोसोम के दो टुकड़े हो जाते हैं। मतलब अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है, उस 46 क्रोमोसोम के दो टुकड़े होंगे, मतलब 92 टुकड़े हो जाएंगे। और उन 92 टुकड़ों में 46 टुकड़ा एक ले जाएगा, 46 टुकड़ा दूसरे से ले जाएगा। ये माइटोसिस में होता है। तो मतलब जो 46 नंबर है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। आ रही बात समझ में। इसलिए वहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। बस हर क्रोमोसोम का जो साइज है वो अपने आप में आधा हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहा, सेम रहा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो मेटाफेज है, स्पेसिफिकली जो मेटाफेज 1 है, उसके अंदर क्रोमैटिड्स अलग नहीं हो रहे बल्कि क्रोमोसोम बट रहे हैं। अब क्योंकि क्रोमोसोम बट रहे हैं, क्रोमोसोम इधर उधर जा रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, इसलिए हो ये रहा है कि अगर 46 टुकड़े हैं तो 46 से 92 टुकड़े नहीं हो रहे, 46 टुकड़े रह रहे हैं। 46 में से 23 टुकड़े एक तरफ जा रहे हैं, 23 टुकड़े एक तरफ जा रहे हैं। मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जा रहा है पहली डिवीजन के अंदर। आ रही बात समझ में, क्लियर पॉइंट। तो ये डिफरेंसेस हैं माइटोसिस और मियोसिस में। इसके दो पार्ट्स हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। उन दोनों को ही हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, सेल साइकिल एक ही है, सेल साइकिल एक ही है, बस एम फेस दो है। एक तरीके से एक को हम मियोसिस 1 बोल रहे हैं, एक को हम मियोसिस
टू बोल रहे हैं। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। अब मियोसिस के अंदर वैसा ही है, वही G1, वही S, वही G2, कोई खास फर्क नहीं। ठीक है, बस फर्क इसमें एम फेस में। एन फेस में जो प्रोफेस है वो बहुत ही बड़ा है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, किसी भी सेल डिवीजन के अंदर प्रोफेस ही जो होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ठीक है ना। हाँ, अगर आप बोलें कि माइटोसिस में सबसे ज्यादा ड्रामा का हो रहा है, नौटंकी का हो रही है, तो आप बोल सकते हो मेटाफेज में सबसे ज्यादा नौटंकी हो रही है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है, आप बोल सकते हो एनाफेज सबसे छोटा है। तो सबसे ज्यादा नौटंकी मेटाफेज में हो रही है कि हाँ भाई क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो सबसे लंबा भी प्रोफेस है और सबसे ज्यादा नौटंकी और ड्रामा भी किसमें हो रहा है, प्रोफेस के अंदर ही हो रहा है। तो इसका जो प्रोफेस है, सिर्फ प्रोफेस को ही मैं अलग अलग पार्ट में बांट देता हूँ, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। जिसको मैं बोल सकता हूँ लेप्टो थ्रेड लाइक, जाइगो पेयर, पैकेटिंग क्रॉसओवर, डिप्लोटिंग क्रॉसओवर का हटना, डाइकाइनेसिस क्रॉसओवर का एकदम खत्म हो जाना, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़्माटा। खैर मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। पहला है लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन प्रोफेज वन का पार्ट है। प्रोफेज वैसा ही है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम नंबर नजर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये क्रोमोसोम पतले पतले थ्रेड के जैसे नजर आ रहे हैं, पेयर में ऐसे ऐसे बिखरे हुए हैं, आपस में इधर उधर बिखरे हुए हैं। ठीक है ना। तो इसको बोल रहे हैं लेप्टोटीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम आपको क्या आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है ना, वो चलता रहेगा। मतलब आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ऐसा समझो कि प्रोफेज में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आती है हल्की हल्की, मेटाफेज में नहीं आती, और ड्यूरिंग द प्रोफेज वो धीरे 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 डिग्रेड होती रहती है। ठीक है ना। तो वो शुरू हो गई डिग्रेड होना, लेप्टोटीन में आप ऐसा समझ सकते हो। अच्छा, जाइगोटीन, जाइगो का मतलब पेयर होता है, जैसे जाइगोट होता है, दो गैमेट्स का पेयर बन गया। तो जाइगोटीन में क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अब होमोलोगस पता है आपको, वो क्रोमोसोम जिनके सेम जीन्स है ना, जैसे 1 1 2 2 3 का 3 4 का 4 पेयर में हमारे क्रोमोसोम्स। तो मैटरनल पैटर्नल वाले क्रोमोसोम पास में आ गए, मैटरनल वाला पैटर्नल वाला दोनों पास में आ गए, तो वो जाइगोटीन में होता है। और ये पेयर हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, और चिपकाने के लिए जो बनता है, जो ग्लू है, जो चिपका रहा है, वो प्रोटीनेशियस ग्लू है, प्रोटीन से प्रोटीनेशियस पार्ट है, उसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आपकी पैंट की जिप होती है ना, आप ऊपर खींचते गए और दोनों पार्ट जिप के आपस में अटैच होते गए, तो ऐसे जिपिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है जाइगोटीन में। दोनों क्रोमोसोम आपस में चिपक जाते हैं, पास में आ जाते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब बन चुका होता है जाइगोटीन में। देखिए, हम शुरुआत के बारे में नहीं कह सकते। देखो मैं आपको, आप लोग कॉन्सेप्ट समझो कि है तो ये एक प्रोसेस ना, कि भाई पहले क्रोमोसोम थ्रेड लाइक बने, फिर चिपके, फिर ओवरलैप करे, फिर हटे, फिर पूरा हट गए। है तो ये एक लंबा प्रोसेस। इनको तो हमने बस नाम दे दिए कि इसको लेप्टो बोल देते हैं, इसको जाइगो बोल देते हैं, इसको पैके बोल देते हैं, इसको डिप्लो, इसको डाइकाइनेसिस बोल देते हैं। तो नाम दे दिए ना हमने। ठीक है ना। तो आप ना कंप्लीट डिमार्केशन नहीं कर सकते कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनना शुरू हुआ। तो शुरू से बनना शुरू हो गया था। लेप्टोटीन जब शुरू हुआ था, धीरे धीरे वो उसका सेक्रेशन शुरू हो गया, धीरे धीरे वो पास आ रहे थे तो सेक्रेट हो गए थे। तो कोई कंप्लीट डिमार्केशन नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते शुरू कब हुआ। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अच्छे से बन जाता है, जहां बन रहा है हमें प्रॉपर दिख रहा है, वो वाली स्टेज आपकी जाइगोटीन है, जहां वो पेयर कर गए हैं। ठीक। अब पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब एक क्रोमोसोम का एक आर्म दूसरे आर्म के ऊपर जाएगा, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे कि अच्छा, क्रॉसिंग ओवर याद रखिएगा हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होगा। ठीक है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स में होगा। और एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स होते हैं, मतलब मान लो एक क्रोमोसोम है, उसके जो अपने क्रोमैटिड्स होते हैं वो सिस्टर होते हैं, और उसके अलावा बाकी जितने क्रोमैटिड्स दूसरे क्रोमोसोम के, वो नॉन सिस्टर होते हैं। तो क्योंकि दो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जो ओवरलैप कर रहे हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन जो क्रोमोसोम्स है वो होमोलोगस हैं। क्यों? क्योंकि भाई बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं प्लांट की हाइट की जीन का एक्सचेंज
प्लांट की हाइट की जीन कंट्रोल करने वाले से एक्सचेंज कर सकता हूँ। भाई कैपिटल टी को मैं स्मॉल टी से रिप्लेस कर सकता हूँ, कैपिटल आर को मैं स्मॉल आर से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब ये तो है नहीं ना कि मैं एक क्रोमोसोम से ले लूं हाइट की जीन और बदले में दे दूं सीड के कलर की जीन। भाई ले तो लूं मैं कैपिटल टी और बदले में स्मॉल टी या कैपिटल टी देने के अलावा बजाय मैं उसको डब्लू या आर वाली जीन दे दूं। ऐसा तो होगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उन्हीं दो क्रोमोसोम्स को पास में लाना पड़ेगा जिनके पास आमने सामने सेम 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 टाइप की क्या है, जीन्स हैं। और जिन क्रोमोसोम के पास सेम सेम टाइप की जीन्स होती हैं या एक ही कैरेक्टर को कोड करने वाली जीन्स रहती हैं, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा, नॉन होमोलोगस में हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको टी के बदले टी ही देना है, चाहे कैपिटल दो चाहे स्मॉल दो। आर के बदले आपको आर ही देना है, चाहे कैपिटल दो चाहे स्मॉल दो। टी टी के बदले आर और आर के बदले टी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, अब क्रॉसिंग ओवर होता कैसे कैसे है? हर तरीके से हो सकता है। आप इस डायग्राम में देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये जो दो बीच वाले, जैसे ये लाल वाला एक क्रोमोसोम है, ब्लू वाला एक क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो ये लाल बीच वाले लाल और पीले नीले ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करके ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये हुआ सिंगल क्रॉस। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें हो जाए डबल क्रॉस, कि भाई कोने का मेटेरियल नहीं चेंज किया, इन्होंने बीच का मेटेरियल क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डबल क्रॉस ओवर। ट्रिपल क्रॉस ओवर भी हो सकता है कि एक टांग ऊपर से निकाली दूसरे के नीचे से निकाल ली, मतलब बीच वाला पार्ट भी एक्सचेंज किया और साइड वाला पार्ट आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो ये तीसरा टाइप का भी क्रॉस ओवर हो सकता है। फोर स्टैंड क्रॉस ओवर भी हो सकता है कि भाई चारों इन्वॉल्व हैं, छोटे छोटे से पार्ट सबसे ले लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉस ओवर है वो कैसा भी हो सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रा, मतलब क्रॉस ओवर कैसा भी हो सकता है। बल्कि अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्रॉसिंग ओवर कई बार आपस में सिस्टर क्रोमैटिड में भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स उसके कोई वैल्यू नहीं है, वो एक ही बात है, इसलिए हम उसको उतना कंसिडर नहीं करते। तो ये तो किताबों की कहने वाली बात है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में हो रही है। इंपॉर्टेंट सच्चाई तो ये है कि क्रॉसिंग ओवर कई बार एक क्रोमोसोम के अपने क्रोमैटिड्स में भी हो जाती है। खैर हमको चलो। उतना नहीं जानना, हमको तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। आपको तो एग्जाम पॉइंट से यही ध्यान रखना है। आपको कुछ पूछ रहा था, कोई डाउट है किसी को? तो आई सपोज आपको एक क्रॉसिंग ओवर क्लियर है, और ये क्रॉसिंग ओवर जो हो रही है ना, ये सबका ये सारा सिस्टम आपका किस में होगा, पैकेटीन में होगा। तो कोई पूछे क्रॉसिंग ओवर किस में होती है तो आप बोलोगे पैकेटीन में होती है। कोई बोले रिकॉम्बिनेशन किस में होता है, आप बोलोगे पैकेटीन में होता है, ठीक है ना। अच्छा, कोई पूछे रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल कहाँ बनता है, तो आप बोलोगे वो बनता है इसमें जाइगोटीन में और काम करता है पैकेटीन में, ठीक है ना। बस सिनेप्टोइड कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो उसके साथ एक और चीज बनती है और उसको मैं बोलता हूँ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। अब ये रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल क्या है, अगर मेरे पास यहाँ कोई डायग्राम होगा उसको समझाने के लिए तो शायद वो डायग्राम नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। मान लीजिए ये दो स्ट्रैंड्स हैं, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है ना, और लेट्स से दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड है, और आपने इसको एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो इसको एक्सचेंज करने के लिए आपको बीच में बहुत सारे प्रोटीन चाहिए होते हैं, और वो एक प्रोटीन नहीं होता, वो पूरे प्रोटीन का क्या है, ग्रुप है, छत पूरा का ग्रुप है प्रोटीन्स का, जिसमें टोपोआइसोमरेस, रिकॉम्बिनेस, डीएनए पॉलीमरेस, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। उस पूरे के पूरे को मिलाकर हम बुलाते हैं रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल वो है जो रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें ग्रुप ऑफ क्या है, एंजाइम्स हैं। और इसी की प्रेजेंस में हम रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मतलब हम ये वाला हिस्सा उठाएंगे और इसको इस तरीके से इस तरफ ले आएंगे, और ये वाला हिस्सा उठाएंगे और इसको हम उठाकर इस तरफ ले आएंगे। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, आपस में ओवरलैपिंग करना, फिर बाद में एक्सचेंज होना, ताकि फाइनली जो प्रोडक्ट बने
वो आपका इस तरीके का बने। ठीक है, इसमें जो काम कर रहा है वो बीच में ये येलो वाला प्रोटीन है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, जो ये वाला काम कर रहे हैं डीएनए के रिकॉम्बिनेशन का, आप ऐसा समझ सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जिसका फॉर्मेशन जाइगोटीन में ही हो जाता है सिनेप्सिस के साथ साथ ही। ठीक है, और एप्लीकेशन जो काम फंक्शन है वो आपका किसमें होगा, पैकेटीन में होगा। खैर, रिकॉम्बिनेशन करने के बाद अगला जो स्टेप आता है बेटा, वो आता है आपका डिप्लोटीन का। और डिप्लोटीन में, अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है टेट्राड फॉर्मेशन, टेट्राड और बाइवेलेंट। देखो, टेट्राड का मतलब मोनाड, डाइयाड, ट्राइयाड, टेट्राड होता है। उसमें एक मोनाड का मतलब एक क्रोमैटिड होता है। तो जब चारों क्रोमैटिड साथ में बोल दिए तो उसको हम टेट्राड बोल देते हैं। और टेट्राड आपको नजर आएगा, जाइगोटीन में नजर आएगा, उसको भी हम टेट्राड बोल रहे हैं। डिप्लोटीन में भी नजर आएगा, उसको भी हम टेट्राड ही बोल रहे हैं। तो जाइगोटीन, डिप्लोटीन दोनों में आपको टेट्राड नजर आएंगे। बस जाइगोटीन का जो टेट्राड है उसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, डिप्लोटीन का जो टेट्राड है उसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया है। एक और चीज, हम जाइगोटीन के टेट्राड को बाईवैलेंट भी बोल देते हैं, जहां पे मोनोवैलेंट हम एक क्रोमोसोम को बोल रहे हैं। तो बाईवैलेंट का मतलब मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट के मोनोवैलेंट का मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम। और टेट्राड के मोनाड का मतलब एक क्रोमैटिड है। तो चार क्रोमैटिड मिलकर एक टेट्राड बनाते हैं, और दो क्रोमोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, बाईवैलेंट बनाते हैं। ठीक है, तो जाइगोटीन में आपको बाईवैलेंट्स नजर आएंगे पेयर में, आप ऐसा बोल सकते हैं। और एक बाईवैलेंट एक्चुअल में एक टेट्राड है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। दोनों में कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लियरली ये बातें बोल सकते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोटीन की बात करते हैं। अब डिप्लोटीन में क्या है ना, कि क्रोमोसोम ने रिकॉम्बिनेशन तो कर लिया, अब वो बेचारे अलग अलग होने जा रहे हैं। अब आप डायग्राम में देखिए, ये एक्चुअल अपीयरेंस है, ये माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है, सेंट्रोमियर्स हैं इसमें, और वो अलग अलग होने जा रहे हैं। अब सिनेप्टिनेबल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना जरूरी है अलग अलग होने के लिए। अब ऐसे जादू मंत्र तो है नहीं कि वो एक चुटकी में ऐसे अलग अलग हो गया, वो धीरे 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 अलग अलग होगा। अब जैसे ही धीरे 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 वो अलग अलग होगा, कुछ पॉइंट्स जहां पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है या जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, अभी भी वो चिपका हुआ रह जाएगा, क्रोमोसोम अडहेयर नजर आएगा, और वहां पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा। और एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं चियाज़माटा। नंबर ऑफ चियाज़माटा इन अ क्रोमोसोम इज डायरेक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखिए, इसमें आपको ऊपर वाले डायग्राम में दो चियाज़माटा नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर दो जगह हुआ है। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? तो क्रॉसिंग ओवर क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कितने हो रहे हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चियाज़माटा। अब आपको पास एक क्वेश्चन आता है, बोलता है कि एक क्रोमोसोम है, उसमें आपको 5 चियाज़माटा नजर आ रहे हैं, तो बताइए कितने क्रॉसिंग ओवर हुए। तो आप बोलोगे 5 क्रॉसिंग ओवर हुए, या 5 जगह क्रोमोसोम क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ चियाज़माटा का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि दो जीन्स एक्सचेंज ही हुई होंगी। आ रही बात समझ में? ऐसा भी हो सकता है कि जैसे, चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो आपके जेनेटिक्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है, उसको भी लेंगे बाद में। पहले आप ये समझ लीजिए कि चियाज़माटा जो है वो एक्स शेप स्ट्रक्चर है, जो आपको डिप्लोटीन में साफ साफ नजर आएंगे। तो अगला सवाल ये आ रहा है कि आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर कब नजर आते हैं, तो आंसर इज डिप्लोटीन। और फिर डाइकाइनेसिस में आपको क्रोमोसोम अलग अलग हो चुके होंगे, दूर दूर हो चुके होंगे, सिनेप्टिनेबल कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका होगा, रिकम्बाइंड क्रोमोसोम आपको नजर आएंगे इसके अंदर, आपके डायकाइनेसिस के अंदर। तो बेटा सिंपल सा है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक नजर आए, क्रोमोसोम पेयर कर गए, क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्रोमोसोम अलग अलग होना शुरू कर गए, क्रोमोसोम पूरी तरीके से अलग हो गए। मैंने 5 स्टेटमेंट बोली, ये 5 फेजेस हैं आपके
प्रोफेज के। वापस से बोल देता हूँ, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक नजर आ गए, लेप्टोटीन। क्रोमोसोम चिपक गए आपस में, सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स से जाइगोटीन। क्रोमोसोम ने क्रॉसिंग ओवर किया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ने काम किया, पैकेटीन। क्रोमोसोम अलग अलग होना शुरू हो गए, एक शेप स्ट्रक्चर नजर आया, डिप्लोटीन। क्रोमोसोम अलग हो गए कंप्लीटली, दैट इज डायाकाइनेसिस। और क्रोमोसोम जब अलग होते हैं तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़्माटा। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़्माटा क्या है? चियाज़्माटा का अलग अलग, मतलब कि खत्म हो जाना, क्रोमोसोम का कंप्लीटली क्या हो जाना, अलग अलग हो जाना। ठीक है, दैट इज नोन एज द टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़्माटा। आई सपोज ये बातें आपको सारी क्या हैं, क्लियर हैं? कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आपका जेनेटिक्स से रिलेशन है इसका, और मेन वही कॉन्सेप्ट, और वो पॉइंट्स रह गए हैं। और बाकी एक दो पॉइंट्स आपके और थोड़े रह रहे हैं मियोसिस के अंदर, इसको हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही साथ शुरू करेंगे फिजियोलॉजी। उसको शुरू करने से पहले मैं एक टॉपिक लूंगा आपके लिए, दैट इज कॉकरोच। ठीक है ना, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना पढ़ेंगे हम आगे बात करने से पहले। ठीक है, तो कोई किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है, किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन मियोसिस को लेके, या लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन को लेके?